बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। और हमारी तो दुआ है कि आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आप भी चाहें तो हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। बंदे राचीज़ को खाकसार को ज़हर मलिक कहते हैं और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है फातिमा तो ज़ाहरा जी एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। हम ये भी आपको बताते चलेगी जी कि एक नए दिन का भरपूर आगाज़ कर चुके हैं और आपका जो दिन है वो मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम लोग भी आ चुके हैं ये शो लेकर। हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी बहुत अहम और ख़ास होने वाला है। प्रोग्राम में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और जिन मौज़ूआत पर रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और अगर आपसे कोई भी सेगमेंट मिस हो जाता है तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी आप जाकर दोबारा से इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और अपने दोस्तों के साथ भी आप उसे शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे। शहर इक़्तिदार में देखा जाए तो बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रहेगी, इस पर आप तफसील से जान सकेंगे। बात होगी सियासत की, तो पीटीआई ने 14 अगस्त के लिए एहतजाज की अब नई तारीख दे डाली है। और कौमी दिनों पर एहतजाज के पीछे आखिर क्या हिकमत अमली हो सकती है, इस पर दो टोक तज्जिया भी होगा। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम में आपको हम मिलवाएंगे पाकिस्तान के नौजवान फुटबॉल प्लेयर्स से जिन्होंने अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान करके रख दिया और नॉर्वे कप 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिए। इसके साथ साथ सेहत पर भी बात करेंगे। माँ के दूध की अफादियत से मुतालिक आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है, तो माँ का दूध बच्चे की नशोनुमा के लिए कितना अहम है, ये सारी डिस्कशन भी होगी। इसके साथ हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी इस पर हमारी रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा शोबिस की दुनिया में क्या चल रहा है और आइंदा दिनों में क्या कुछ होने वाला है। आयमा बेग चुपके चुपके से उन्होंने शादी कर ली है और तस्वीरें भी आई हैं सामने। इस जैसी और मजेदार खबरों पर दिलचस्प तबसरा होगा और इस पर हमारे साथ होंगे फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक, उनके साथ इस पर डिस्कशन करेंगे। और इंतहाई अहम मसले की बात करें जो तकरीबन हर ही शख्स को दरपेश है, कुर्सी पर गलत अंदाज में बैठने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। पहले मैं आपको बताने से पहले ठीक हो जाऊं कि मेरा पोस्टर ठीक होना चाहिए। और ये आपकी सेहत पर कितने खतरनाक असरात मुरतब कर सकता है, आपकी स्पाइन कितनी इससे डिस्टर्ब हो सकती है, इस पर फिजियोथेरेपिस्ट के मुफीद मशवरे हासिल करें। ऐसा ही है। और प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका वीज़ा पॉलिसी पर, जिसकी शराइत मजीद सख्त कर दी गई हैं, मगर बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा के लिए मुफ्त तालीम के दरवाजे अब खोल दिए हैं। इससे पाकिस्तानी कैसे और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर वीज़ा कंसल्टेंट से खुसूसी गुफ्तगू भी प्रोग्राम में शामिल की जाएगी आज। इसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स बनी हुई हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले। ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, नजर डालते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर। तो सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए एहतजाज की नई तारीख दे डाली है और अब 14 अगस्त को मुल्क भर में एक बार फिर एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ का प्लान है। अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बानी पीटीआई ने 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज करने की हिदायत की है और तमाम लीडरशिप को ये पैगाम दिया है कि वो जेलों और गिरफ्तारियों से ना डरें, बाहर निकलें और अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए खड़े हों। उधर तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं की नाअहलियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का भी फैसला किया है। ये भी आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट के गेट तक वॉक की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाने से रोक दिया। बिल्कुल, उनकी जानिब से रोका गया था। और अगर हम लोग आपको ये भी बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता मुतादिद पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानतें भी मंजूर कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि पीटीआई को अदालतों में जाने से भी रोका जा रहा है। इंसाफ के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं और पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस ना दी गई तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने अपोजिशन को एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए ये वाज़े कर दिया है कि अगर क्रिमिनल लॉ पर कोई एतराज़ है तो आए बात करें और 26वीं तरमीम को मज़ीद बेहतर करें। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन कर रहे हैं किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। सिर्फ पीटीआई का रहनुमाओं की सजाओं और नाअहलियों पर एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत ने क्रिमिनल लॉ में बेहतरी के लिए पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत भी दे डाली है। क्या आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? आपकी जमात रेडी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर कानून, आइन और ये चीज़ें होंगी, जमहूरियत होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कुछ अरसे से तो कोई सियासी आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है और किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी इज़हार की पाबंदी है। उससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मुल्क बदनाम भी हो रहा है इससे। तो सबसे पहले तो ये कि स्ट्रगल हो रही है पूरे मुल्क के अंदर और सिर्फ एक पार्टी है तहरीक इंसाफ जो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। आप देखें पंजाब में तो बिल्कुल सियासी एक्टिविटीज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जितना भी जो हुकूमती वसाइल हैं या जो रियासती ताकत है, जबर है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यूसुफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं पंजाब में भी आपको मुश्किलात का सामना है एहतजाज करने के लिए, लेकिन हमने देखा था कि 5 अगस्त के बाद अब बानी पीटीआई ने एक बार फिर से 14 अगस्त को एहतजाज करने की हिदायत कर दी है। 14 अगस्त का एहतजाज क्या 5 अगस्त से मुख्तलिफ होगा? और जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि पंजाब में भी काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखा गया है, तो ये कैसे फिर मुख्तलिफ हो सकता है एहतजाज 14 अगस्त का? देखिए, 14 अगस्त तो चूंकि पाकिस्तान वजूद में आया था, जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान बना है और हम पाकिस्तान के 14 अगस्त को मनाएंगे जी। उसमें एहतजाज का तो पहलू ये है कि हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि इस मुल्क ये जमहूरियत के नाम पे बना है और इंशाल्लाह जमहूरियत लेकर आएंगे हम और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये नहीं कि किसी और मुल्क के साथ हैं हम पाकिस्तानी हैं, मौजूद वतन हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। लेकिन हम ये जरूर देखें कि ये जो 3-4 साल जो गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, कौन से सेक्टर में पाकिस्तान ने तरक्की की है, ये जरूर देखना चाहिए। आप मईशत को देखें तो वो भी डाउनफॉल शुरू है। इमरान खान की हुकूमत एक चीज पे खत्म की गई थी ना, ये महंगाई है जी। कोई ट्रेन मार्च कर रहा था, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा था, कोई धरना दे रहा था, कोई कह रहा था जी महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि फिर उसके बाद अब तक जो हुआ, एक तो कर्जों पे कर्जे लिए गए इस मुख्तसर अरसे में। बिल्कुल शौकत साहब, सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं हुई है, आप ठीक कह रहे हैं किसी हद तक सर, लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अफसोसनाक करार दे रहे हैं कि जनाब साल के 365 दिन है, आप एक दिन को छोड़ के 364 दिनों में से किसी भी दिन का इंतखाब कर लें। कौमी दिन का इंतखाब करना क्यों ज़रूरी है? और जिस तरह आपने देखा कि 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर और अब 14 अगस्त को एहतजाज की हिदायत, ये इन मखसूस अयाम का, इन मखसूस दिनों के इंतखाब के पीछे आखिर क्या हिकमत अमली हो सकती है आपकी पार्टी की, ये बता दीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से इस हुकूमत में बर्दाश्त नहीं है जब आप फ़लस्तीन के हक में भी आप पाकिस्तान में कोई मुजाहरा करेंगे ना तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, उस पर भी मुकदमे बनते हैं, उस पर भी लाठीचार्ज होती है। तो 14 अगस्त तो हमारा कौमी दिन है और कौमी दिन के ऊपर हम अपना कौमी दिन भी मनाएंगे ना, तो मनाने पे भी पाबंदी है। अगर कौमी दिन के ऊपर हम कोई रैली निकालते हैं तो उस पर भी पाबंदी होगी। नहीं, शौकत साहब वो कहते हैं कि आप बिल्कुल मनाएं, ये दिन आप भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का तस्करा करें, उसमें किसी अपनी जमात के लीडर की बात ना करें। नहीं, क्यों लीडर कोई बाहर से आया हुआ है? जिस लीडर ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है और वो इस मुल्क वतन है। शौकत साहब, असल में कुछ लोगों की जानिब से ये तनकीद की जा रही है कि कायद ने बनाया था पाकिस्तान, एक एफर्ट थी, एक तहरीक चली थी, आज़ादी मिली थी, तो 14 अगस्त का दिन इमरान खान साहब के लिए जो एहतजाज की कॉल दी जाती है, लाइक कि हम 15 भी कर सकते हैं, ये लोगों की जानिब से एक राय आ रही है। देखिए, मेरी बात सुने, ये अजीब सी बात आप कर रहे हैं कि 14 अगस्त को आप अपनी बात ना करें। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने सारा जिंदगी अपने आईएसएफ जो है बाहर बना लिए हैं और किसी वक्त भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं, और ये साबित भी किया है उन्होंने कि जब भी मुश्किल वक्त आता है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। एक बंदा जो है वो डटा हुआ है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं मुल्क के साथ रहना चाहता।
आप कहते हैं उसकी बात ही ना करें, बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, ये हम नहीं लेकिन कह रहे देखिए, शौकत 14 साहब, अगस्त ये हमारी लोगों का एक आज़ादी का नजरिया है जिसके हवाले से हमने ये सवाल लोगों के 14 बिहाफ पर किया अगस्त है। हमारे आज़ादी का दिन है, क्या जी। हम 14 अगस्त को भी अपनी आज़ादी ना मनाएं? चले शौकत साहब, और आप इतनी कतराने होंगी। बिल्कुल आप आज़ाद क्या हैं और 14 आप अगस्त को आज़ादी मनाना बना सकते चाहते हैं। पाकिस्तान उतना ही आप लोगों का है, आपके बानी का है जितना हम लोगों का है और सबका है। सर, आप 14 अगस्त की बात कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से, किस तरह से इसको मजीद कामयाब बनाया जाएगा? क्योंकि 5 अगस्त के एहतजाज को अगर आप देखें, आप लोगों ने जो भी कोई खामियां रह गई होंगी, जो कोई कमियां रह गई होंगी, उस पर यकीनन आप लोगों ने गौर किया होगा। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वहाँ पर हुआ, कारकुनान के जो जज्बात थे वो भी आपको अच्छी तरह बखूबी उनका इल्म है। तो सर, इस हवाले से क्या हिकमत अमली है कि 5 अगस्त से ये बेहतर होगा और जो 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर पहुंचना था वो अब 14 अगस्त को पहुंच सके एहतजाज, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, 5 अगस्त को हमारी जो हिकमत अमली थी वो बड़ी कामयाब रही है। जो हमने चाहा था वही हुआ है। हर गली हर अच्छा। कूचे से लोग निकले हैं। अब ये और बात है कि पंजाब के अंदर आप कहीं कम निकले ज्यादा निकले, लेकिन जिस तरह वहाँ फस्तायत है, जिस तरह वहाँ दफा 144 लगाई जाती है, जिस तरह वहाँ पे रियासती ताकत का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद लोग निकले और हर शहर से निकले हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होती है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब ये कहते हैं कि जी एक जगह पे बड़ा जलसा नहीं हुआ, तो वो तो हमारी अपनी हिकमत अमली है। वो तो हम चाहते थे कि हर शहर से जितने भी लोग निकल सके निकलें। तो इंशाल्लाह ताला ये तो एक मुस्तकिल और मुसलसल एक जदोजहद है, सियासी जदोजहद है ना जी। अगर ये हकीकी मानों में जमहूरी हुकूमत होती और आईनी हुकूमत होती तो इनको एहसास होता। और लोग एहतजाज करते हैं, 10 लोग भी एहतजाज करते हैं तो उसके भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये तो अच्छा शौकत साहब, अभी भी उम्मीद यही नजर आती है कि केपी की सतह पर आप लोगों का जो एहतजाज होगा, जो तहरीक होगी, वो बड़ी भरपूर हो सकती है। लेकिन पंजाब में आपने वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि IG साहब इंतजार करते रहे और PTI वाले आए नहीं। तो यकीनन फिर 14 अगस्त को भी इसी तरह को कोई बंदोबस्त तो होगा, इसी तरह की तैयारी तो होगी। तो फिर इस तरह की सख्तियों में किस तरह से आप लोग अपनी तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आप लोगों ने प्लान खास तौर पर तैयार कर रखा है? देखिए, फस्तायत का तो ये हाल था कि रेहाना डार साहिबा जो 70 साल बूढ़ी औरत है जी, उसको भी नहीं बर्दाश्त किया इन्होंने। आप इससे अंदाजा करें कि इनका खौफ कितना है इस मरियम का। ये तो जो सिक्योरिटी के हिसार में बैठ कर जो बातें करती है ना, बड़े बड़े दावे करती है। और लेकिन ये भी देखें कि खातून से कितनी खौफजदा रही है। लेकिन शौकत साहब, उससे भी एक मैसेज तो आपकी पार्टी की जानिब से गया है कि अगर खातून उम्र रसीदा भी थी तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग अपने मोटिव को लेकर वो चल रही थी। शौकत साहब, ये भी कहिएगा, अगर हम लोग 9 मई के मुकदमात की बात करें तो उस हवाले से भी सजा याफ्ता पंजाब और कौमी असम्बली सेनेट के अपोजिशन लीडर को नाअहल करार दे दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर अब कौन बनेगा? निजाम ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा शौकत साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा है, अगर हम लोग 9 मई केसेस की बात करें, मुकदमात की बात करें, तो उसमें जो सजा याफ्ता पंजाब या कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया है। तो इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर अब कौन होगा? शौकत साहब, मैं ये सवाल दोहरा देता हूँ, शायद मेरी आवाज आप तक सही पहुंच पा रही हो, कि 9 मई के मुकदमात में जो सजा याफ्ता हैं, जिस तरह हमने देखा पंजाब के अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर हैं, कौमी असम्बली से फिर सेनेट के अपोजिशन लीडर को भी नाअहल कर दिया गया है। तो अब इनकी जगह पर कौन से ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो आपकी जमात आगे लेकर आएगी? पहली बात तो ये है कि आप इतने इससे अंदाजा करें कि कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली के जितने अपोजिशन लीडर थे, ये जमहूरियत है। अब इस ऐसी जमहूरियत के साथ करना क्या है आपने? ऐसी जमहूरियत से कौन सा मुल्क तरक्की कर सकता है? कि आप जितने भी अपोजिशन लीडर थे उन सबको आपको नाअहल कर दिया। और अब ये जो है ना मुसलसल, यानी एक तो जो मैंडेट था उस पर डाका डाला था, अब आप देखिए कि मुसलसल कोशिश हो रही है कि अपना मैंडेट बढ़ाए। अब तो पीपल्स पार्टी की भी छुट्टी हो जाएगी थोड़े दिनों में, आप देखना वो भी सड़कों पर होगी, मौलाना भी अब सड़कों पर होंगे। ये तो मुकाफात अमल है, लेकिन बहरहाल किसी को देर में समझ आती है, किसी को बाद में समझ आती है। इस वक्त देखें, एस्टेब्लिशमेंट
का जो सबसे बड़ा डाउट बनी हुई है वो है मुस्लिम लीग। ठीक है, यानी कि यही है आपके और 14 वही अगस्त जो को है ना आपकी वो जानिब से सब- भरपूर एहतजाज की कॉल दी गई है और अब 14 क्या होता है ये तो हम डेफिनेटली देखेंगे ही। और आपको बताते चले कि हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे, उन्होंने अपना टाइम दिया है, उनका बहुत शुक्रिया। और अगेन वही बात है कि वो ये बात उनकी मानी जाती है कि एहतजाज का हक सबको है, लेकिन 14 अगस्त का बस अवाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर आ रहा है वो यही आ रहा है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी को बनाने का दिन है। तो अवाम की ये राय है कि 14 अगस्त को बस बिल्कुल, आज़ादी वो भी मनाई अपने जाए। हक में जो है वो दलीलें दे रहे हैं, वो भी अपनी निगेट कर रहे हैं, जी। जो तनकीद उन पर हो रही है उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। खैर सियासी पारा तो खासा हाई है। पर आप मौसम बताएं कैसा मुल्क के चले आप ही बता दें क्या सूरत जी मैं बताती हूँ जी। तो मौसमी सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मॉनसून का छठा स्पेल पूरी शिद्दत के साथ जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, जबकि बरसाती नाले बिफर गए हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में 8 अगस्त तक कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। सबसे पहले जीबी का रुख करेंगे और आपको बताते चलें कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में मतला, जज़वी, अबर आलूद रहेगा। गिलगित की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। सकरदू का रुख करेंगे जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 21 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं जहां वादी के अक्सर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर का रुख करेंगे और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 32, कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की है। खैबर पख्तूनख्वा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और यहाँ पे आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में हब्स और मतला, जज़वी, अबर आलूद रहेगा। अगर हम लोग पेशावर का रुख करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सवात का रुख करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया। और अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर। आपको बताते चले कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लाहौर की अगर हम लोग बात करें तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। मुल्तान का रुख करेंगे और यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर का अहवाल आपको बताएं तो ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता, पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई भी की है। और अब चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। आपको बताते चले कि यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का रुख कर लेते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सिंध का मौसम। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। रोशनियों के शहर कराची का रुख कर लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। अगर हम लोग हैदराबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत साहिली इलाकों में मतला, जज़वी, अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ के दूध की अहमियत और अफादियत से मुताल्लिक आगाही का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है, जो हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों में माँ के दूध की ग़िज़ाई, तिब्बी और जज्बाती अहमियत को उजागर करना है। कुरान मजीद की सूरत लुकमान की आयत नंबर 14 में
अल्लाह ताला ने माँ को अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाने की हिदायत फरमाई है। जी। आज की जदीद साइंस भी यही तजवीज़ देती है कि माँ को चाहिए कि वो पैदाइश के फौरी बाद से कम पहले 2 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध पिला। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सिर्फ बच्चे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि अगर हम लोग मदर की बात करें तो माँ के लिए भी जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद का बायस बनता है। तशवीशनाक हकीकत ये है कि सिर्फ दूध ना पिलाने की वजह से दुनिया भर में सालाना 20,000 ख़वातीन छाती के कैंसर में मुब्तला होकर ज़िंदगी की बाजी ही हार जाती हैं। और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ बच्चे को पैदाइश के इब्तदाई 6 माह तक अपना दूध पिलाती हैं। यही वजह है कि मुल्क के तकरीबन 44% बच्चे नशो नुमा के मसाइल से दो चार हो चुके हैं। जी हाँ, और माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है। इसमें कुदरती तौर पर वो तमाम अज्जा शामिल होते हैं जो ना सिर्फ बच्चे को सेहतमंद रखते हैं बल्कि कई मूज़ी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं, और ये असरात बचपन से बुढ़ापे तक महसूस किए जा सकते हैं। इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ अतफ़ाल प्रोफेसर डॉक्टर अनवर साहब, जो कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ इस वक्त वाबस्ता हैं और वहाँ पर अपनी खिदमात फराम करें। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले मैं ये बताइए कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ के दूध की अफादियत से मुतालिक ये हफ्ता मनाया जा रहा है। बाकी हम डेज देखते हैं कोई एक आधा दिन मनाया जाता है, लेकिन ये पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी जो अहमियत है उसकी बहुत सारी बातें तो आपने ऑलरेडी बताई ठीक है, एक्सपर्ट पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छी लगेंगी। नहीं, दैट्स फाइन। जो आपने बातें बताई हैं मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों को उनका मालूम है और उनको जितनी दफ़ा भी रिपीट करें हम चाहते हैं जो नहीं मालूम वो आप बताएं। फाइन, फेयर इनफ। आपने इसके अंदर मसलन वही जो फ़वाइद हैं उसके अंदर जो बच्चे में फ़ायदे हैं उसके अंदर मदर मिल्क इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, आसानी से हजम हो जाता है, ठीक है, लीडिंग टू बेटर वेट गेन्स, वजन बच्चे का अच्छा बढ़ता है मदर फीड के साथ, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू फार्मूला और एनी अदर मिल्क, उसमें काउस मिल्क और ये सारे शामिल हैं। प्लस मदर मिल्क में ख़ास बात जो ये है कि आपको मालूम है शुरू में वो इस वाटर लाइक एंड दैट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव सेल्स। जो वो वाले प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो बच्चे को आने वाले दिनों में इन्फेक्शन से बचाते हैं एंड इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन एनी अदर मिल्क। इसका दूसरे दूधों में कोई मुकाबला ही नहीं है, सीधी सीधी बात। उससे आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मदर मिल्क इवॉल्व करता है, चेंज होता है। वो यही नहीं है कि जो पहले दिन की कॉम्पोजिशन है 30 दिन के बाद इस तरह नहीं होगा, वो अडॉप्ट हो जाता है और बच्चे के हिसाब से मदर मिल्क भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट बेनिफिट जिसका कोई मुतबादल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा इशू हम देखते हैं, ये तो हमने बात डिस्कस कर ली कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध दिया जाए, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि थोड़ा जनरेशनल डिफरेंस भी आ गया है। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो अगर मदर फीड पर बच्चे को लेके जाना भी चाहती हैं, उनको अगर दूध ही नहीं आ रहा, वो इस मसले का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखें, दूध ना आना इट डिपेंड्स अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसको ना आप वो एक आधे में नहीं कर सकेंगे, हम इसलिए जर्नल एक बात करते हैं। पहली सीधी सीधी बात है कि अगर मदर हैं फर्स्ट टाइम मदर, तो मिल्क आने में, मिल्क का फ्लो बनने में इट विल टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर देन वो मदर्स जो कि सेकंड टाइम में थर्ड टाइम बन रही हैं। ठीक है, और इसमें कोई एज फैक्टर तो नहीं है? कोई एज फैक्टर नहीं है ना, इसमें तो एक सिंपल एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। फिर दूसरा फैक्टर एक और भी है कि सिजेरियन सेक्शन। जी, अब सी सेक्शंस हुआ, वो माएँ बहुत घबराती हैं, वो घबराते भी हैं, फिजिकल पेन। दूसरा, बेबी फौरी मदर के हवाले भी नहीं किया जा सकता, मदर खुद अभी रिकवरी में है, तो आप उनको मजबूरन दूसरा दूध शुरू करवाया होता आपने। अब जब एक दफ़ा दूध शुरू हो गया तो वो मदर अब लैच करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये टाइम वही वाला टाइम है जब मदर को भी पेन हो रही है और मदर को मोबाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो, तो वो इस तरह करते करते वो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चा कहता है अब मैं लैच ही नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात से एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। एक ना वो कहते हैं गुट्टी देते हैं, शहद खिलाते हैं, बिल्कुल। तो इस हवाले से बहुत से लोग, अब कुछ डॉक्टर से भी मैंने ये सुना था कि अगर आप बच्चे को पहले शहद दे देंगे तो बच्चे को शायद शहद की आदत डल जाएगी, वो फिर मदर फीड पे आता नहीं है। क्या ये सच है या ये इसमें कुछ असल में देखें, फिर असल में ये रेपिटेशन होगी उन्हीं बातों की। अगर आप बच्चा मदर के पास जल्दी जाएगा, वो जल्दी लैच करेगा, जल्दी मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को भूख लगी होगी ना, तो वो लैच करेगा और मिल्क प्रोसेस एक उस हिसाब से नेचुरली आना शुरू हो जाएगा और जल्दी आ जाएगा। अगर आपने शुरू में बच्चे को शहद दे दिया, आपने बच्चे को कुछ और खिला दिया और
कोई मजबूरी भी नहीं थी, तो आपने खुद ही बच्चे को दूर किया पहले अब, और अब आप कहते हैं कि वो खुद ही ले आपने नहीं जो है ना रहा, परेशानी कि और फिर आप कहेंगे कि आप वो ले नहीं रहा। अगर हम ये देखें, अब बच्चों के हवाले से तो हमने बड़ी बात कर ली कि बच्चों के लिए दूध कितना बेनिफिशियल है। अच्छा, माँ के लिए फीड करवाना कितना अच्छा है? मतलब एक तो हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बताया जाता है कि जो माँ फीड करवाती हैं उनमें ये चांस कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का। और सर उसके अलावा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर माँ को क्या फ़वायद हासिल होते हैं इससे, इस पर ज़रा बात कीजिए। बेबी डिलीवर होने के बाद वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड ऑफर करती हैं उनके अंदर नेचुरल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, जिसके साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ब्लीडिंग, सब कुछ वो डिलीवरी के बाद का प्रोसेस है वो नेचुरली हील करना शुरू कर जाता है। तो आपको एक्सटर्नल मेडिसिन की बजाय साथ साथ एक वो फैक्टर भी मिलता है। फिर मदर्स ने जो वेट पुट ऑन किया होता है उसकी रेगुलेशन, ना ही ओवर ना ही अंडर, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वो भी हो जाती है। फिर आपका जो है, जो आपने कैंसर की बात की, स्टडीज ने शो किया है कि वो मदर्स जो 6 मंथ्स और लॉन्गर फीड करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर 50% कम हो जाता है, उसका रिस्क 50% कम है। एंड दैट अप्लाइज टू जो ओवेरियन कैंसर है उसके ऊपर भी, कि ओवरी का जो कैंसर है उसका भी इंसिडेंस कम हो जाता है। ये तो कैंसर हो गए, इसके अलावा डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गए, वो जो लिपिड प्रोफाइल वगैरह है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वो चीजें भी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम आगे बात कर रहे थे कि जी अवेयरनेस कुछ हद तक लोगों को है भी, हमने ये देखा कि 1 से 7 दिन पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है, ये नहीं कि कोई एक दिन रखा गया है। इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी फिर भी जो लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं इन बातों को, इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उनको क्या ऐसी वजूहात है जो फोकस नहीं करवाती? क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है और बच्चे तो सबके घर में देखे हो रहे हैं, कोई ऐसा है भी नहीं कि ये किसी बंदे के घर का केस है। इसके लिए ना आपको अपनी कम्युनिटी के मिथ्स देखने पड़ेंगे जो हर स्टेज पे हैं जी। पहली फीड से लेके फ्यू डेज वाली फीड से लेके सॉलिड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स। सबसे पहले वो जो वाटर लाइक मिल्क स्टार्ट होता है इनिशियल वाला, वो कहते हैं जी ये साफ नहीं है, इसको नहीं देना। ठीक है। कोलोस्ट्रम, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम इज एक्सीलेंट, रिच इन एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन, सो व्हाई वुड यू डिनाई बेबी दैट? ठीक है ना, एक हो गया। उसके बाद फिर वो घुट्टी का हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद मिल्क कम है, मिल्क कम है, द मोर बेबी विल लैच, उतनी ही प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है, तो हमें पहले भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये मसला है। आपने अपने प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है? शहरों में ये ज्यादा मसला है या फिर देहातों में, गाँव देहातों में ज्यादा मसला है? मेरा ख्याल है अब हर जगह ही है। अब हर जगह ही है। अच्छा। जो अर्बन पॉपुलेशन है वो वर्किंग मदर्स, दूसरे प्रॉब्लम जिस तरह के वो हैं, तो दे हैव टू काइंड ऑफ स्विच ऑन। जो आपकी पेरिफेरी से लोग आते हैं वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि फार्मूलाज आर बेटर देन मदर मिल्क के। फार्मूला में पता नहीं क्या है कि बच्चे मोटे होते हैं, फार्मूला पीने वाले बच्चे मोटे होते हैं। ठीक है। फिर एक ये था कि जो बच्चे मदर फीड लेते हैं वो चूंकि स्टूल ज्यादा पास कर रहे होते हैं, तो मे भी उनका वेट गेन अच्छा नहीं होता इसलिए। हालांकि इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। फार्मूला वाले बच्चे रादर ऑन अ कॉन्स्टिपेटेड साइड, यानी कि उनका स्टूल नंबर रिलेटिवली कम होता है, तो उनको लगता है कि इसी से वेट गेन हो रहा है शायद। तो हालांकि इट्स जस्ट नेचुरल। यानी कि डॉक्टर साहब हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसे मिथ्स हैं जो फैली हुई है, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगेन वही बात है कि डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करके बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में उज़ैर इसका एक सेशन होना चाहिए अगेन नेक्स्ट वीक भी, जरूर डॉक्टर साहब को हम इनवाइट करेंगे, दोबारा कर सके। बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की। पाकिस्तानी नौजवानों ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। नॉर्वे की सरजमीन पर कौमी परचम सरबुलंद करते हुए बैटर फ्यूचर पाकिस्तान की अंडर 15 फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया है और फाइनल में पाकिस्तानी नौजवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए FK यूवेक्लेन को 2-0 से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। टीम की बात करें तो टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी बर्तरी साबित करते हुए 9 मैचेस में 38 गोल दाखे और सिर्फ 5 गोल खाए। सबसे खास बात ये रही कि ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक टीम नाकाबिले शिकस्त रही, जिसने उनके अज़्म और महारत को दुनिया के सामने साबित किया। मुंतज़मीन और मुखालिफ टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अटैकिंग स्टाइल, डिसिप्लिन और फेयर प्ले की भरपूर तारीफ की। टीम को 16 ग्रीन कार्ड्स दिए गए, जो कि इस बात का सबूत है कि इन खिलाड़ियों ने निहायत वकार, इज्जत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल पेश किया। बिल्कुल ऐसी है जी। और इस कामयाबी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम प्लेयर मोहम्मद अंजिला और एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट इमरानुल्लाह। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम कहेंगे जी सुनो पाकिस्तान में, और मुबारकबाद भी देंगे कि कितनी जबरदस्त अंदाज में आप लोगों ने
ने इस कामयाबी को हासिल किया है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी होगा। सबसे पहले तो इमरान आप हमें बताएं कि क्योंकि आप लीड कर रहे थे ओवरऑल अंडर 15 इतनी टीम को साथ लेकर चलना, लीड करना, हार्ड वर्क का जिस तरह से मुजाहरा भी किया जा रहा होता है और बीइंग अ लीडर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आपने प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने प्रेशर लिया तो वो टीम का भी मोराल डाउन हो जाता है उससे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कोच राशिद का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम की। ये मेरा तो वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुल्क को रिप्रेजेंट करने यूरोप के मैदान में। जबरदस्त, क्या बात। ठीक है, ये भी हमें बताएं कि आपने कितनी ज्यादा हार्डवर्क किया था और एक माइंड का वो एक होता है ना, बंदा सोचता है कि अच्छा इतनी मेहनत करूंगा और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा, तो क्या पहले से माइंड में था कि टाइटल जीत पाएंगे? देखो, ये 6 महीने ट्रायल हुए थे, उसमें मैं भी शिरकत हुआ। उसमें 200 से ज्यादा प्लेयर शिरकत हुए थे, उसमें से 60 का स्काउट हुआ, ऐसे ही 40, ऐसे ही तब जाके ये हमारा स्क्वाड बनाए। कोचों ने 6 महीनों की मेहनत से ये स्क्वाड बनाए, तब जाके अल्लाह ने हमें ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का फल आपको दिया है। इमरान, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी जानिब आना चाहेंगे। बताइएगा, आप पर बतौर टीम लीडर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी और आप इन सब लोगों को साथ लेकर चले, इस काबिल बनाया। बताइएगा ये जर्नी कैसे रही आपकी ओवरऑल? जी अस्सलाम वालेकुम। जर्नी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही और काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। तो ये जैसे कि हंसला ने भी कहा, ट्रायल्स हुए थे आई गेस अक्टूबर में लास्ट ईयर, तो उसके बाद सिलेक्शन होती रही, तो जो आगे आके ये 17 बॉयज़ की टीम बनी थी। तो इनकी जर्नी, इन्होंने मेहनत बहुत की है और हिम्मत नहीं हारी, और यही एक कह लें कि प्रूफ है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे टैलेंट बहुत है, प्लेटफॉर्म की कमी है। तो हम यही मेहनत करते हैं बेटर फ्यूचर पाकिस्तान में कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि ये अपना टैलेंट पाकिस्तान में नहीं कि यूरोप में भी दिखा सकें। ज़बरदस्त है। इमरान, ये भी बता दें हमें कि अब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है टीम्स को लेके, क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बच्चे तो खैर अब हम इनको नहीं कहेंगे क्योंकि एक टाइटल जीत चुके हैं और जाहिर सी बात है एक मोराल बुलंद हो जाता है। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? प्लानिंग्स देखें, अभी हम ये कुछ साल से बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का में ये काम कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी हमारी जो टीम की थी वो भी फाइनल तक आई थी, लेकिन वो रनर्स अप रहे थे, सिल्वर मिला था, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मिला है। तो प्लान तो यही है कि हम हर साल नॉर्वे कप में टीम लेके जाएंगे और इन बच्चों को मज़ीद प्लेटफॉर्म देंगे अपनी तरफ से। और इरादा ये नहीं कि सिर्फ नॉर्वे कप की तरफ जाएं, में दूसरे ममालिक में भी जाएं जहाँ पे एलीट और अच्छी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती हैं, ताकि इनको एक बिल्कुल ठीक है इमरान, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है और बड़े अच्छे आपके फ्यूचर के प्लान हैं और आप हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि आप इनमें कामयाब हों और आप इस रॉ टैलेंट को जो है इन पर मेहनत करते हैं, इन पर इनको टेक्निक सिखाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि ये फिर पाकिस्तान का जो परचम है ये पाकिस्तान से बाहर जितने भी मैदान है वहाँ पर बुलंद कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे शोबिस की चमकती दुनिया की, जहाँ पर हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है, हर मंजर एक नया तासुर छोड़ता है और चेहरा दिलों पर नक्श हो जाता है। यहाँ स्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि मद्दाहों के दिलों पर भी राज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आजकल वो कौन सा ड्रामा है जो नाजरीन की पहली पसंद बन चुका है और हर महफिल का महवर है। कौन सा वो ओएसटी है जो ज़ुबान-ज़द-ए-आम है और हर दिल की धड़कन बन चुका है, और कौन सी सुपरहिट जोड़ी है जिसकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर तहलका मचा दिया है और जिसके सीन्स बहुत वायरल हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है। हाँ जी, ऐसा ही। और शोबिस से मुतालिक दिलचस्प गपशप के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो बताएं हमें कि इतनी तब्दीलियां एकदम से आ जाती हैं, ऑल ऑफ सडन, रात को बंदा सोता है, सुबह उठता है तो खबरें ही खबरें आई होती हैं शोबिस के हवाले से। आज की सबसे ज़्यादा वायरल अगर हम लोग बात करें तो जो गुज़श्ता रोज़ आयमा के निकाह के हवाले से खबर चली है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि चुप छुपा के कैसे ये निकाह हो गया और ऑल ऑफ सडन स्टोरीज आ गई? अच्छा, नहीं, छुप छुपा के तो नहीं, बड़े अरसे से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये खबर आने वाली है, क्योंकि तस्वीरें तो दोनों की तरफ से इंस्टाग्राम पे डाली जा रही थी। हमें वो तस्वीर भी याद है जिसमें जैन ने एक हाफ लॉकेट पहना हुआ था और आयमा ने
दूसरा हाफ पहना हुआ था, तो उसी वक्त हमें पता चल गया था कि दाल में कुछ काला काला है और जो मौसम है उसमें कुछ रोमांस की जो है वो तड़का लगता जा रहा है। तो वो फिर जो है वो जाहिर है कि कल हमें जिस तरह आपने बताया कि अचानक से खबर मिली, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें जारी हुई कि कनाडा में ये जो है निकाह की जो तकरीब थी वो मुनक्किद हुई। बहुत कम लोग, मेरे ख्याल में जिस तरह हम बात कर रहे थे कि फोटोग्राफर और ये दोनों और निकाह ख्वाह ही होंगे वहाँ पे मौजूद, और ये इन 4 लोगों के बीच में जो मामला पका वो फिर हारून मेरा ख्याल है कोई ये 2 गवाहों को भी शामिल कर लें साथ कुछ 6 लोग कर बिल्कुल लें 2 गवाह तो होंगे ही, लेकिन आजकल आपको पता है टेलीफोन पे भी गवाही हो जाती है, ये भी मुमकिन हो जाते हैं डिजिटल दौर है। तो जरूरी नहीं कि इंसान जो है वो खुद वहाँ मौजूद हो, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मुबारक जी दोनों को। जैन जो है एक बहुत सक्सेसफुल डिजाइनर जिनके डिजाइन किए हुए कपड़े जो हैं वो आपको पता ही है कि दिलजीत दोसांझ, जस्टिन बीबर को देखा हमने, काफी लोगों को जस्टिन बीबर जी बिल्कुल, ये सब लोग और हारून इस मौके पे उन्होंने अपने निकाह के मौके पे खुद जो उन्होंने वेयर किया बहुत क्लासी, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। लग रहे थे दोनों, बहुत अच्छे लग रहे थे जी। आयमा भी उन्होंने ओवरडू नहीं किया, हालांकि हमें जिस तरह आयमा के स्टाइल का पता है तो उनके लिए किसी भी डिजाइनर से कोई बहुत ज्यादा इलाबोरेट कपड़े लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत से ट्रेडिशनल तरीके से दोनों तैयार हुए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और हम उन दोनों को बहुत मुबारक देते हैं और ऑल द बेस्ट टू देम फॉर देयर फ्यूचर। चले हारून साहब, बिल्कुल आपने मुबारकबाद तो दे दी, खुशी का मौका है और फिर देखना सुर संगीत की भी बात होनी चाहिए। हमें ये बताएं कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुने जाने वाला OST कौन सा है, आप किसको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और कौन सा OST ज्यादा वायरल है और उसकी वजह क्या है? सिंगर की आवाज उसमें ज्यादा अच्छी है या लिरिक्स बहुत जबरदस्त हैं या उसको फिल्माया बड़ा अच्छा गया है, क्या मामला है? अच्छा जी, मैं तो आजकल जो सुन रहा हूँ गाना OST इसमें से वो जो बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है और उसकी वजह यह है कि उसका जो चुलबुलापन है ना, जो उसकी नटखट सी एक फील है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बड़ा फ्रेश, बड़ा खूबसूरत, और वो है एक झूठी कहानी का OST। अच्छा। ड्रामा तो आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन को जोड़ रहा है, लेकिन OST जो है ना इसका, वो तो एक दफा जो सुन ले फिर वो उसको मुसलसल चलें, अगर आपने हारून इतनी तारीफ कर दी, आप इतने देर से सुन रहे हैं तो फिर हम क्यों महरूम रहे हैं, हम भी सुन लेते हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो भी सुन लेती है। जी, जैसे कह रहे थे ना हारून साहब कि बड़ा नटखट सा और क्यूट सा सॉन्ग, तो OST वैसा लग रहा है। जब भी कोई चुलबुला रोल देना और नटखट देना हो तो मेरा ख्याल है ज़ारा अब्बास जो है वो पहला इंतखाब होती हैं। बिल्कुल ज़ारा में जो है ना एक नेचुरल जो मिस्चीवियसनेस और रेस्टलेसनेस है कि वो हर वक्त मुझे लगता है कि वो जो है ना वो किसी ना किसी शरारत, और आई थिंक ये उनकी खानदानी जो है वो एक खासियत है। बिल्कुल, उनकी खाला को भी हम देखें, उनकी वालिदा भी ऐसी है। ऐसे ही। अच्छा हारून साहब, हमने OST के हवाले से तो जान लिया, अब जरा हमें ये भी बताएं कि आजकल कौन सा ऐसा ड्रामा है जो नाजरीन के दिलों पर राज कर रहा है और उसकी वजह क्या है? जी, क्लियर विनर है हमारे पास और वो है शेर। 17.5 मिलियन व्यूज, वाहिद ड्रामा है जो मैं भी देख रही हूँ, सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, तो ये जो है ये शेर जो है वो मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और फिर खास तौर पे इस सिनारियो में जहां हमें पता है कि हिंदुस्तान ने जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया हुआ है, तो वहां पे भी सिर्फ पाकिस्तान की खालिस ऑडियंस के साथ और ओवरसीज की इतने ज्यादा व्यूज इकट्ठे करना शेर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हारून वो भी, हारून इंडियंस भी जो है पाबंदी के बावजूद VPN लगा के देख रहे हैं, आप बेफिक्र VPN लगा कर देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है नंबर्स में फर्क तो आया है। लेकिन दूसरी बात अहम ये कि जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है वो 6-6.5 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज नहीं है, तो कहाँ 17-17.5 मिलियन और कहाँ 6-6.5 मिलियन है। ऐसे एक्टिंग भी बहुत अच्छी की हुई है ज़ारा के साथ उनकी, अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है ही सारा के साथ उनकी, लेकिन उनकी अपनी एक्टिंग बहुत आउट क्लास है इस ड्रामे में। मेरे ख्याल में फिलहाल जो है वो दानिश तैमूर के ऊपर कोई खास अल्लाह का करम है, वो जो भी ड्रामा करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, उसको व्यूज भी मिलते हैं, पॉपुलर भी होता है। ये तो होना ही था, आपको पता है फिर उन्होंने रमजान की कितनी बरकतें समेटी हैं, तो जी नताइज तो फिलहाल ये बरकतें जो हैं जी नजर आ रही, फिलहाल ये बरकतें उनके पास हैं, बिल्कुल हैं, और ये जो है ना ये फिलहाल उनका जादू चल रहा है। बिल्कुल जादू चल रहा है। हम भी ड्रामे के कुछ सीन्स जो हैं वो देख लेते हैं हारून आपके साथ में। जबरदस्त झलकियों से अंदाजा हो जाता है कि कितना जबरदस्त ड्रामा है, और देखते हैं फ्यूचर में और मजीद कितने रिकॉर्ड बनाता है। हारून साहब ये भी बताइएगा हमें कि अदाकारा दुर्र फिशा ने भी अब एक नया इंकशाफ कर दिया है कि शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें कदम जमाने के लिए उन्हें कई बार ज्यादा वजन की वजह से दबाव का सामना भी करना पड़ा, और 10 किलो तक वजन कम करने पर भी उन्हें कहा गया था कि वो अपना और मजीद थोड़ा सा वेट रिड्यूस करें। तो दुर्र फिशा का जो ये दावा है इसमें कितनी हकीकत है, या हर फनकार जो है उसे डिफरेंट तरीके के दबाव का सामना करना पड़ता है? नहीं जी बिल्कुल, देखिए विजुअल्स की दुनिया है ये टेलीविजन जो है,
कैमरा वैसे भी एक गेन करवा के फनकार के दिखाता ऊपर जो है, हाँ वो जी, ऐसे ही वेट जो है वो ज़्यादा दिखाता है। तो कई दफ़ा जो है वो एक्टर्स को इन डिमांड्स का सामना करना पड़ता है कि जी आप अपना वज़न कम करें, आप ओवरवेट हो रहे हैं या आपको अपना वेट वॉच करना चाहिए। ये मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए कहा जाता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो हमारे बड़े वेल डिफाइंड होते हैं और उसके ऊपर हम जो है वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार नहीं होते। तो चाहे वो कुबरा खान हो, चाहे वो दुर फिशा सलीम हो, जिस तरह आपने बताया, ज़ारा नूर अब्बास के ऊपर भी अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि जी किसी प्रोजेक्ट में उनका वजन ज़्यादा होता है, किसी प्रोजेक्ट में कम होता है। और जाहिर है कि हर इंसान के साथ यही होता है, कभी वो थोड़ा सा वजन बढ़ा भी लेता है। जैसे मेरा जो है वो सर्दियों में आप देखिएगा तो वजन बढ़ जाएगा, अभी आजकल मैंने थोड़ा सा अपने आप को कम किया है। तो ये मौसम के हिसाब से और इंसान की अपनी जो रूटीन चल रही होती है उन दिनों में, उसके हिसाब से वजन घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो अदाकाराओं के हवाले से उन्होंने ये बात की, ये बिल्कुल सच है। चाहे वो स्किन के कलर की बात हो, चाहे वो वजन की बात हो, चाहे वो वैसे आपकी फिजिक की बात हो, उसके ऊपर जो है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल। अगर आप इस फील्ड में हैं हारून, तो फिर इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके कोड्स हैं और ये जरूरी भी है। अच्छा हारून, और आप इंटरनेशनली देखें, सॉरी एक बात काट रहा हूँ आपकी, इंटरनेशनली भी देखें आप, ये अदाकार जो हैं वो अपना वजन बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं जी। तो ये किरदार के हवाले से देखना चाहिए इसको। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल हारून। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सीनियर अदाकारा और हिदायतकार रुबीना अशरफ ने अलीज़े शाह से मुतालिक मनफी तबसरा किया, जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है। अलीज़े शाह को उन्होंने जीरो करार दिया है, क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, क्या वजह थी इस बात की? देखिए जी, मैं समझता हूँ एक तो पहले थोड़ा सा अलीज़े पे बात कर लेते हैं। अलीज़े को जो है वो जाहिर है वो उनके जो जिस किस्म के बयान आते रहे हैं अभी हालिया माजी में, वो जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अलीज़े को डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत है और डेफिनेटली उनको सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, जाएं, आराम करें, ज़रा अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज करें और फिर दोबारा मीडिया में आएँ। अभी तो उनकी एज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो उनके पास टाइम भी है। रुबीना ने जो कहा उसको भी मैं कंडेम करूंगा कि मेरे ख्याल में रुबीना ने कुछ ज्यादती की किसी भी फनकार को, चाहे वो आपका हमअसर हो या आपसे जूनियर हो, खास तौर पे उसको इतने बुरे अल्फाज में इस तरह क्रिटिसाइज करना मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता है। एज अ सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छा बुरा जरूर बताएं, लेकिन आप बिल्कुल किसी को राइट ऑफ कर दें। को भी देखा था कि जब अलीज़े शाह ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट पास की थी सोशल मीडिया पे, तो जुगन ने बड़े अच्छे तरीके से नास्ती रिप्लाई करते हुए बड़े होने का मुजाहरा किया था। हारून साहब, ये भी कहिएगा, ड्रामों में अगर हम लोग मोहब्बत भरे सीन्स की बात करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनकी जानिब से शदीद एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। ये एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अब ज़्यादा हो गया है। टीनेजर्स की लव स्टोरीज जो है वो हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन वो कहानी जो होती है वो आम तौर पे इस तरह की होती है कि उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि इससे जो है माशरे में और फैमिलीज में बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप लव ट्रायम्फ्स ऑल कहते हैं या मोहब्बत जो है वो फातेह आखिर में दिखा देते हैं और ये दिखाते हैं कि जी 15-16 साल की आइना आसिफ जो किरदार अदा कर रही हैं, आपका इशारा परवरिश की तरफ, पहले 18-19 था, अब 15-16 आने वाले दिनों में पता नहीं 10-12 करवाएंगे या क्या करेंगे, समझ से बाला ये कुछ इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि बच्चे ड्रामा देख रहे होते हैं, खवातीन लड़कियां यंग बिल्कुल इम्प्रेशनेबल एज में, उनको ये दिखाना कि जी ये रोमांस भी कोई चीज़ है। मेरे ख्याल में कोई भी जो पेरेंट्स हैं, जिनके छोटे बहन भाई हैं, जो भी वालिदैन हैं, और जनरली मेरे ख्याल में ये माशरे के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। ये वक्त होता है बच्चों की अपनी तालीम के ऊपर फोकस करने का, अपने करियर के ऊपर अपने गोल सेट करने का, ना कि इस तरह के मामलात में पढ़ने का। अच्छा हारून, बड़े गुलकार की बात कर लेते हैं तो जनाब सेठी की जो है अब एक और अली सेठी की एक और नई एल्बम आई है। जी बिल्कुल, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, अली की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, अली की आवाज़ बहुत अच्छी है, हमें पता है वो कितने अच्छे खूबसूरत सिंगर हैं। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब फनकार जो है वो खुद फन का नमूना बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। मेरे ख्याल में उनके जो है वो म्यूजिक बहुत खूबसूरत है और वो अपनी आवाज़ से बहुत जादू जगाते हैं, तो उनको इन पैराफिनेलियाज की ज़रूरत कम होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत एतराज़ आ रहा है। उनकी कुछ वीडियोज़ भी आई जिसमें वो आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ किस्म के लिबास में। तो थोड़ा सा ख्याल करें, इंटरनेशनल फेम का या ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं
कि आप बिल्कुल ही अपनी रूट से कट जाएं। मतमय नजर पैसे बचाना भी तो हो सकता है ना। किसी आप और को उज़ैर दे जो दे। है ना, हमेशा एक दूर की कड़ी लाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अली सेठी ने सोचा हो कि देखिए, जितने बहुत charity कम मुहिम कपड़े चल पहने रही है जाएं हर उतने जगह पैसे पे। बचेंगे। जी, लेकिन ठीक है, हम इस सजेशन को भी आपके इम्प्लीमेंट सोचते हैं कि वो फ्यूचर में करेंगे। और बड़ी अच्छी डिस्कशन हरून साहब आपके साथ बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को आज भी वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर वही बात है कि शोबिस की दुनिया में तो दिन और दोपहर और शाम और रात और वही बात जैसे हम कल कह रहे थे, शोबिस की दुनिया कुछ चल जागती रहा है, शाम के बाद। कुछ चल रहा है। तो हम में से अक्सर लोग दफातर में काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं जिसकी वजह से हम मुसलसल कई घंटे कुर्सियों पर बैठकर काम कर रहे होते हैं, जिसके बाद अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके कंधों, गर्दन और कमर में मुस्तकिल दर्द रहता है और वो आसाबी दबाव का शिकार हैं। और ये सब दरअसल कुर्सी पर गलत अंदाज और गलत पोस्टर में बैठने के नताइज हैं। ये महज वक्ती तकलीफ नहीं है, बल्कि सेहत को संगीन खतरात में मुब्तला करने वाला एक अमल है जो वक्त के साथ साथ कई पेचीदा और बाज़-औक़ात दायमी बीमारियों का सबब भी बन जाता है। ऐसे ही है। और दफ्तर की जब हम बात करते हैं तो दफातर में कुर्सी पर गलत अंदाज में बैठने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, किन अलामात पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए और मफीद आदात क्या हैं जिन्हें अगर हम लोग अपनाकर बैठने की पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं आज फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। अगर फातिमा वेलकम मुझे टू शो। इजाजत दें जी जी तो जी, वेलकम के बाद मैं ये पूछ लूं, हम सही बैठे हुए हैं ना? लग रहा है थोड़ा हमारा थोड़ा पोस्टर ठीक है, थोड़ा लग रहा है। अब आप कंटिन्यू करें। ओके, बस मेरा कंसर्न वेलकम वंस अगेन कहेंगे जी आपको। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो एक पोस्टर का इशू आता है, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कहानी हर घर की है ये। तो हर बंदा अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा कैजुअल होकर बैठ जाएगा, थोड़ा इस तरह करके बैठने की आदत होती है लोगों को। तो इस आदत को खत्म कैसे किया करवाया जाए, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे भी माँ पापा कहते थे कि जी बैक सीधी करके बैठो। तो ये शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन बच्चों से लेके जवानी से लेके पता नहीं किस उम्र में बंदा पहुंच जाता है, लेकिन पोस्चर ठीक नहीं हो सकता। पोस्टर ठीक। अच्छा, आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आई है कि अम्मा अब्बा कमर पे मार के कहते थे सीधे होके बैठे हैं। आजकल अम्मा अब्बा मोबाइल इतना यूज कर रहे होते हैं कि वो ऐसे बैठे होते हैं। आप उन्हें कह रहे होते हैं कि आप अपनी कमर अब सीधी करके बैठ जाएं। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि हमने ना हमारे जिस्म को सीखा नहीं है, उसको पढ़ा नहीं है कि क्या है कैसे। अम्मा अब्बा ने बता दिया बस ठीक है, एक पीटी में खड़े हुए हैं असेंबली में और वहाँ पे बस स्ट्रेट उतनी देर खड़े हो गए, जाके बैठे तो फिर इस तरह से स्लाउच करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। वो हमने कैजुअल होना ज्यादा कैजुअल कर दिया। ज्यादा ही आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना है कि हाँ मुझे कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना चाहिए। और आप कभी नोटिस करिएगा जब आप गलत पोस्चर में बैठे होते हैं ना कहीं आपके जिस्म में दर्द निकल रहा होता है। हमने उसे आदत इतनी बना दी कि अब जब हम सीधा होकर बैठने की कोशिश करते हैं ना तब दर्द निकल रहा होता है। खाली बैठने का ही नहीं, खड़े होने का भी मसला है। हम लोग खड़े होते हैं तो हम एक टांग पे ज्यादा जो है ना, एक टांग पे जोर डालते हैं और दूसरी को हम वैसे ही रिलैक्स छोड़ देते हैं। अच्छा, एक जो नॉर्मल आपके खड़े होने का भी अंदाज है ना, उसमें आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपना वेट शिफ्ट करते रहें। शिफ्ट करते हैं। हम एक पे वजन हमें इकट्ठे कभी भी दोनों पाँव पे आप बहुत देर तक वजन डाल के नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हम शिफ्ट करना मसला ये कि वो फिर एक पे ही सारा आपका आ रहा होता है, दूसरे पे आप दूसरे को सहमत ही नहीं देते आप। एकदम से सुन होना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, ये बताएं कि लोग वैसे तो शायद अपना पोस्टर ठीक ना करें, लेकिन उन्हें थोड़ा सा डराया जाए, बताया जाए जो कि हकीकत भी है कि मतलब क्या मसाइल हो सकते हैं संगीन किस्म के अगर वो अपना पोस्टर ठीक नहीं रखते बैठने में और खड़े होने में। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ना पोस्चर को आपने माइंडफुल रहकर सोचना शुरू करना है कि हाँ मैं कैसे खुद को देखना शुरू करें, मैं कैसे बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देती है जब आप गलत अंदाज से बैठ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपके कंधों पे बोझ बढ़ना शुरू हो जाएगा, दर्द नहीं शुरू होगा, सबसे पहले आपको बोझ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप लोअर बैक में थोड़ा सा दर्द आना शुरू हो जाएगा, टायर्डनेस भी आपको फील होगी। आपकी आंखों में, सबसे पहले जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं उनकी आंखों में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। और वो होगा कैसे, आंखों में खिंचाव आ रहा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सर पे आना शुरू होगा, सर से आपकी गर्दन पे आना शुरू होगा, गर्दन से कंधे पे, कंधे से कमर में, कमर से आपकी टांगों तक ट्रैवल करना, पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। आपको थोड़े थोड़े से सिग्नल्स आपकी बॉडी दे रही होगी। अब अगर आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, पहले तो सिर्फ आपको दर्द होगी, फिर वो दर्द आपकी किसी ना किसी क्रॉनिक इशू में चली जाएगी। अब क्रॉनिक इश्यूज में क्या आ जाता है, जब बैठने की बात अगर करते हैं, आपको गर्दन के ऊपर, जैसे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या किसी चीज पे कर रहे हैं, गर्दन अपनी ऐसे करके आगे बैठे होते हैं। जी, तो क्या होता है, आपका जो सर्वाइकल का, आपकी ये जो गर्दन के मोरे हैं, इसमें कहीं ना कहीं गैप या तो कम होना शुरू हो जाता है, या फिर आपकी जब गर्दन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप अपनी गर्दन 1 इंच आगे करते हैं तो आपका 6 किलो तक जो आपके सर का वजन है ना, उसके अंदर 6 किलो का इजाफा और हो जाता है आपकी स्पाइन के ऊपर। कि आपकी अब स्पाइन, जिसने आपके 6 किलो के सर का वजन उठाना था, वो 12 किलो का वेट बेयर कर रही है, क्योंकि वो मसल्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मैनेज नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपकी सर्कुलेशन ब्लड में, आपके मसल्स में प्रॉपर्ली
प्रॉपर्ली नहीं जा सकेगी, सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो पहले फटीग आएगी, फटीग के बाद पेन आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो नूर आप ये तो इतनी ज़बरदस्त अंदाज में आपने हमें समझाया कि किस तरह से इसका नुकसान हो रहा होता है। हमें बताएं कि एक चेयर पर बैठने के लिए, जैसे ऑफिस के 8 आवर्स तो होते ही हैं, तो एक सही वाला पोस्चर क्या होना चाहिए, और क्या थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठकर हल्की सी वॉक कर ली जाए 2-3 मिनट की? सोल्यूशन क्या हम ले सकते हैं? चेयर पे बैठने का सबसे आसान तरीका और एक बड़ी अच्छी सी इसकी टिप है कि जब भी आपने चेयर पे बैठना है तो आपने देखना है कि बैक ऑफ द चेयर और बैक ऑफ द नी, आपका जो चेयर है और बैक ऑफ द नी के दरमियान 3 उंगलियों से ज्यादा फासला ना हो। अगर 3 उंगलियों से ज्यादा फासला है, दैट मींस आप स्लाउच करके बैठे हुए हैं, आप आगे होके बैठे हैं, और जैसे ही आप आगे होके बैठेंगे आपकी लोअर बैक के ऊपर वेट आना शुरू हो जाएगा। अब जब आप इसको मैनेज करेंगे तो आप जब टेक लगाएंगे इसके बाद, तो आपकी कमर जो बैक है उसको प्रॉपर एक पीछे से सपोर्ट मिल रही होगी। अच्छा, चेयर का बहुत ज्यादा इशू होता है, हमारी चेयर हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में काम करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपके एर्गोनॉमिक्स होते हैं, कि आपकी टेबल सेटिंग सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंगली एडजस्टेड हैं। ऑफिस के अलावा भी मैं अगर बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस भी, तो जो मैंने भी देखा, जो हम खुद भी कर रहे होते हैं गलती, ड्राइव जब कर रहे होते हैं ना, तो हमने एक कोनी यूं कंसोल पे टिकाई होती है और एक हाथ से यूं ड्राइव कर बिल्कुल रहे ऐसे ही होता है। आधे से ज्यादा लोगों का पेल्विक टिल्ट होना शुरू हो जाता है ऐसे बैठ के। आप जब उठते हैं तो एक साइड पे शर्टिका का बहुत ज्यादा इशू आना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से आता है? एक साइड पे करके, बट मैं खुद ये गलती करती हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं खुद ये गलती करती हूँ। मैं आराम से ऐसे बैठ जाऊंगी और बड़े वो जी अपनी तरफ से स्वैग में हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन वो स्वैग नहीं होता है, वो आप अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपका क्या होता है, आपका नर्व कहीं ना कहीं पिंच होना शुरू हो जाता है। अक्सर औकात बहुत सारे पहले कहते थे जी खवातीन को ज्यादा शर्टिका का इशू होता है या कुछ, अब बहुत ज्यादा मर्द हजरात हैं, इवन 21-22 साल, 19 से लेके 22 साल की उम्र के बच्चे आते हैं जिनका शर्टिका का इशू हो जाता है। बात क्या है कि एक साइड पे 21 से 22 वाले वैसे बच्चे तो नहीं होते, अब बड़े होते हैं, कंसीडर करेंगे थोड़ा सा भी। अच्छा, यानी कि अगर हम लोग ज्यादा केसेस की बात करें तो वो इन एजेस के लोग ज्यादा अब हर एज के। पहले आता था कि अम्मी को दर्द हो रहा है, पहले सुनने में ये चीज आती थी, अम्मी खड़ी रहती हैं किचन में काम कर रही हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं, पहले अम्मी को लेके आते थे, अब अम्मी उन्हें लेके आती हैं, अब अम्मी उन्हें लेकर आ रही होती हैं। लिटरली वैसे ऐसे ही हो रहा होता है, आपकी नर्व इम्पिंच होना शुरू हो जाती है, सिर्फ एक गलत पोस्चर की वजह से होता है कि हमारे जो हमारे मोरे आ रहे होते हैं उसके दरमियान में नस दब जाती है। किस वजह से, जैसे आपने भी गाड़ी चलाते हुए की एक साइड पे करके बैठ गई और एक साइड पे करने की वजह से बहुत सारे लोगों की पेन आती है यहाँ पर बाजू में या फिर मिडिल बैक में आना शुरू हो जाती है। शोल्डर में आती है, आपके मिडिल बैक से आपके शोल्डर की तरफ। बहुत सारे मर्द हज़रात को ये ड्राइविंग वाले इश्यूज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक की पेन, अगर कोई दर्द निकला है ना, तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ का सामना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो आपकी बॉडी जब फटीग की तरफ जाती है ना, उस टाइम पे आपको इस तरह की वो आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रही होती है। कौन से दुख हैं जो कि हम छेड़े, कौन सी ये बातें हैं बहुत बड़े दुख हैं, स्पेशली अगर एक पोस्चर पे शुरू हो जाए, बहुत सारे निकल आते हैं। फिर हमारा स्लीप पैटर्न भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत सारे तकिए जो है ना हमने नीचे रखे होते हैं, और फिर गर्दन जो कि बड़ी आम है, जिसकी आपने भी अभी बात की कि 12 किलो का फिर जब आप आगे करते हैं तो वजन उठाना पड़ता है। सोते हुए भी जो है हम अपनी गर्दन को इतना इम्तिहान में डालते हैं और फिर सुबह जब उठते हैं तो गर्दन यहाँ से यहाँ मूव नहीं हो रही होती। इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये भी जरा बताएं। अच्छा, सोने में अब 2-3 तरीके से लोग सोते हैं, मैं ये भी बता देती हूँ। हर इंसान डिफरेंट, कोई साइड लाइन में सो रहा होता है, कोई सीधा सो रहा होता है। जब भी आप साइड लाइन में, मोस्टली लोग साइड लाइन में सो रहे होते हैं, तो आपका जो तकिया है वो 4 से 6 इंच से ऊपर नहीं होना, 4 से 5 इंच से ज्यादा ऊंचा ना रखें। मतलब हाइट जो जितना, हाँ, जितनी उसकी ऊंचाई है वो 4 से 5 इंच से ज्यादा ना हो। और नर्म होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए नहीं, ज्यादा हार्ड भी ना हो, ज्यादा नरम भी ना हो। आपने तकिया रखते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो आपके कंधे और सर के दरमियान आपकी गर्दन का खम बन रहा है, एक गैप आ रहा है ना, वो कवर होना चाहिए कि जब आप लेट रहे हो तो आपकी गर्दन को सपोर्ट पीछे मिली हो। अगर हम बिल्कुल ऐसे पतला तकिया लेके सोएंगे, गर्दन नीचे हो जाएगी तो भी पट्टे खींचेंगे, ऊंचा लेके सोएंगे तो भी बल लाजमी पड़ेगा। इस चीज का ख्याल रखें। सीधा सो रहे हैं तो 4 से 6 इंच तक का, और अगर साइड लाइन में सो रहे हैं तो फिर आप 4 से 5 इंच से ज्यादा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी आपने हमें बता दिया, हमें जरा ये भी लास्टली बता दें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रहता ही है बैक का पेन, जिनके पट्टों में या दर्द रहेगा या गर्दन का दर्द उनको रहता ही है, ऐसे लोगों के लिए इजी पोस्चर क्या होना चाहिए? पोस्चर सबसे पहले अपनी माइंडफुलनेस में आना शुरू करें कि मैं बैठ कैसे रहा हूँ। आपका सबसे अच्छा पोस्चर जो है, आपके कान और आपके कंधे ये दोनों अलाइन होने चाहिए। ठीक है। जब आप बैठ रहे हैं, ना गर्दन आगे होनी चाहिए ना बहुत पीछे होनी चाहिए। ये आपके बैठने का गर्दन का हो गया। आपने अब जब चेयर पर बैठ रहे हैं तो आपने पहले मैंने बता दिया कि 3 उंगलियों से ज्यादा फासला ना हो। अगर आपकी चेयर ऐसी है कि जिसमें आप पीछे सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको पीछे बैक रेस्ट आते हैं, आप कोई कुशन रख सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं, और आपकी गर्दन तक सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग आवर्स है तो आपकी गर्दन पे सपोर्ट वाला आपका चेयर
चेयर होना चाहिए। अच्छा, उसके अच्छा। बिना वाले चेयर पर आपको नहीं ठीक है। बैठना है, आपको उसके अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। आपकी टांगे जो है वो 90 के एंगल पर होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग आपकी कर रहे हैं तो आप अपना पाँव उसमें इंक्लाइंड रखें, बिल्कुल सही है। सीधा ज़्यादा देर ना रखें। और एक चीज़ को आदत बना लें जी, कि हर 1 घंटे के बाद 5 से 7 Walk। मिनट लाजमी चल लें। ये बहुत चल नहीं ज़्यादा सकते तो जबरदस्त। स्ट्रेचिंग कर लें। बहुत आसान सी स्ट्रेचिंग्स हैं, आप बैठे बैठे अपने है। पाँव को बहुत ही बस मुफीद सही है। मशवरे आपने दे हाँ। दिए हैं। मतलब आपने सब बता दिया, बैठना किस तरह से है, खड़े किस तरह से होना है, सोना लेटना किस किस तरह तरह से, हाँ अपने और जो स्ट्रेचिंग वाली बात उज़ैर उन्होंने की है ना, अगली दफा जब डॉक्टर साहब हमारे पास आएंगे हम उनसे वो भी सजेशन ले लेंगे, लेकिन अभी और क्योंकि हमारे आपसे पास वक्त आप थोड़ा है। करवा भी देंगे स्ट्रेचिंग। हाँ, हम तो Why not? हम तो हमारे ब्रेक पास पे भी स्पेस कर भी है लेंगे। और हमारे पास पूरा सब कुछ इंतजाम मौजूद है। ऐसे ही है। चलिए नाज़रीन, आपको बताते चले कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका को अजीम मुल्क बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ट्रेड टैरिफ के बाद वीज़ा पॉलिसी में मजीद सख्ती कर दी है और अमरीकी वीज़े के हवाले से पायलट प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया गया है। अब अमरीकी वीज़ा लेने के लिए $15,000 जमानत के तौर पर जमा कराने पड़ेंगे और अमरीका से वापसी पर ये रकम वापस मिलेगी। ये पायलट प्रोग्राम 20 अगस्त से शुरू होगा और तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया में मुफ्त तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका है। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। दरखास्तें ऑनलाइन जमा कराने का बाकायदा आगाज हो चुका है, जो कि 7 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती हैं। शिवनिंग स्कॉलरशिप बरतानिया की हुकूमत का एक बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है, जो कि दुनिया भर के बासलाहियत और उभरते हुए नौजवान प्रोफेशनल्स को बरतानिया में मुकम्मल फंडेड मास्टर्स डिग्री हासिल करने का मौका फराहम करता है। हाँ जी, जबकि अगर आपको मजीद इस हवाले से बताएं तो शिवनिंग स्कॉलरशिप बरतानवी दफ्तर खारजा, दौलत मुश्तरका और उसके दीगर शराकत दारों के जरिए माली मुआवनत फ्राहम करती है। ये प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था और अब तक 160 से ज्यादा मुल्कों के 60,000 से ज्यादा अफराद इससे फायदा उठा चुके हैं। पाकिस्तानी नौजवान इस स्कॉलरशिप से कैसे फायदा उठा सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीजा कंसल्टेंट राना इनाम साहब। राना साहब वेलकम कहेंगे आपको। सुना कैसे आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। राना साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि जो शिवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं और अगर हम लोग पाकिस्तानी नौजवानों की बात करें तो किस तरह से वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि एक बिग नंबर भी है जो ऑलरेडी मुस्तफीद हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। ऑलरेडी हमारे सीनियर्स भी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं जी। और उठा रहे हैं। इसमें मेजरली तो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो आपकी मिनिमम जो पाकिस्तान से एजुकेशन है वो 4 इयर्स बैचलर हो। ठीक है। अच्छा, जिनकी 4 इयर्स बैचलर नहीं है वो 2 इयर्स बैचलर 2 इयर्स मास्टर, तो इक्वल टू जो यूके है, मतलब जो यूके नैरिक है, जो जैसे हमारे यहाँ HEC है, उनका एक इदारा है यूके नैरिक, उसकी इक्वलेंसी बैचलर के बराबर हो। ठीक हो गया। और मिनिमम जो है वो 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस उसी डिग्री में हो? नहीं, रेलिवेंट फील्ड में, रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 2 इयर्स। और इसमें कोई एज की शर्त नहीं है। अच्छा, ग्रेट। हाँ, एज की कोई शर्त नहीं है। आपके ग्रेड्स अच्छे हों, आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट हो, आपकी पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री ना हो, लाइक आप पहले कभी यूके में स्टडी के लिए ना गए हों, मीन्स कि आप पे करके या आप वहाँ वर्क परमिट पे ना रहे हो। अच्छा, दूसरा आपके कोई रिलेटिव ऑलरेडी वहाँ किसी ऐसे वीज़ा पे हो, वर्क परमिट्स पे हो, या उन्होंने वहाँ साइलम क्लेम किया हो, वो भी नहीं जा सकते। अच्छा, वो भी नहीं जा सकते। अच्छा राना साहब, सही है, सही है। पहली सोच तो ये होती है ना, जो भी जा रहा होता है कि बस पक्के होना है वहाँ पे, कोई परमानेंट जो है ना वहाँ पे कोई हल मिल जाए, वहाँ पर रहने के लिए कोई PR मिल जाए, तो मुस्तकिल रिहाइश भी ये बाद में इख्तियार कर सकते हैं। उसके लिए यानी कोई आसानी होती है या नहीं, आपको वापस आना पड़ता है उसके बाद? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक तो ये 1 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो यूके का लॉ है कि आपको 2 इयर्स इंटर्नशिप, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या PSW पोस्ट स्टडी वर्क वो अलाउ होगा। अब उस 2 इयर्स में या ड्यूरिंग स्टडी आपको किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर आ जाती है, तो आप आफ्टर स्टडी जब आपकी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। यस, लेकिन आपको ऑब्वियसली कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, आप उसकी एप्लीकेशन दोबारा स्टडी से फिर वर्क परमिट पे लेके आएंगे।
ठीक है। ठीक है, देन आप वहाँ पे यानी रास्ता मौजूद है, दरवाजा जी खुला है। बिल्कुल है, राणा बिल्कुल साहब है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया 4 साल का आपका डिग्री एक्सपीरियंस या 2 आपने वो भी बता दिए, उसके अलावा 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ये बताएं कि ये स्कॉलरशिप को अगर आप अवेल करते हैं तो जेब पे कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक खास। जी बिल्कुल, ये 100% फ्री है। ठीक है, इवन great। के गवर्नमेंट यूके जो है वो आपके लिविंग कॉस्ट भी पे करेगी, अच्छा। आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस भी पे करेगी। वहाँ जितना अरसा आप रहेंगे वो यूके गवर्नमेंट आपको बेयर करेगी। ये 100% फ्री है। इसका मतलब ही यही है शिवनिंग का कि ये इसमें आपने कुछ भी वहाँ यूनिवर्सिटी को पे नहीं करना। तो ये जो प्रोग्राम है ये किन ममालिक के शहरियों के लिए और पाकिस्तानी शहरी जो इसमें शामिल हैं, कितनी तादाद है उनकी जो कि ये अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप? अच्छा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ठीक है। इसमें अब उन्होंने जो डेट दी है वो मिनिमम जो है, ये अभी एप्लीकेशनें जाना शुरू हो गई हैं 5 अगस्त से लेके ये 7 अक्टूबर तक है। अच्छा, ग्रेट। ठीक है, अभी भी 1 महीना बाकी जी बिल्कुल बाकी है। और ये आप जाएंगे जो इनटेक होगी 2026 की सितंबर इनटेक जो होगी आपका, ये जो फेब है, फेब में 2026 फेब में जाके आपका ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और 2026 जो है उस सितंबर इनटेक में आप जा पाएंगे। अच्छा, ग्रेट है। अच्छा राणा साहब, हमें ये बताएं, एक जाने तो हम यूके की जानिब से देख रहे हैं कि ये तो मुकम्मल तौर पर फ्री हो गया। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे तो वीज़ा पॉलिसीज बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं। $15,000 आपको जमा भी पहले करवाना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पर। तो ये पॉलिसीज आखिर उनकी जानिब से लास्ट क्यों आ टाइम रही हम हैं? बात कर रहे थे कि वो थोड़ी सी वीजा फीस बढ़ा, आपने कहा था मामूली है, लेकिन अब देखें सर जमानत भी मांग ली उन्होंने कि जमानत दे के जाएंगे आप वापस अच्छा, आएंगे। अभी जो प्रॉपरली लिस्ट नहीं आई इसमें ऑब्वियसली उन्होंने जो इसमें जो कंट्रीज ऐड किए हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिसमें यमन, ये म्यांमार और इस तरह के जो कंट्रीज हैं ये हैं। और अभी ये वैसे मैंने नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि उसमें पाकिस्तान है या नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी इसमें क्लैरिटी अभी क्लैरिटी अभी प्रॉपरली आई नहीं। अच्छा, जो उनका मकसद मेनली तो यही है ना कि जो लोग जेन्युइनली पाकिस्तान उधर अमेरिका आना चाह रहे हैं उनका पर्पस क्या है, वाई वो विजिट पे आ रहे हैं। इसमें जो मेनली जो लोग मुतासिर होंगे वो B1 और B2, अच्छा, ठीक है, जो उनका वीज़ा है B1 और B2, ये जो विजिट और टूरिस्ट वीज़ा है उनके लिए ये शर्त है। और वो यही चाहते हैं कि लोग विजिट पे आके ओवरस्टे हो जाते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए। जी। और जो ट्रम्प साहब की एक पॉलिसी है जी। कि किसी तरह भी अमेरिका के अंदर पैसा आए, ठीक है, आप देखें रोज़ाना वो कुछ ऐसा करके देते हैं कि जी उनको शो करते हैं। आज भी उनका आज जो मैं देख रहा था आपके चैनल्स पे कि जी अब इकॉनमी जो है वो इसकी बहुत अच्छी आगे बेहतर होती जा रही है अमेरिका की। और जब मैं आया था तो ये दिवालिया की तरफ गया हुआ था अमेरिका, मतलब ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन जाहिर है वो ट्रम्प साहब। लेकिन ये जो हम बात करें कि ये जो बताया जा रहा है कि ज़मानत के तौर पर आपने रकम भी जमा करवानी है, आपने बताया कि कौन कौन से लोग मुतासिर होंगे, तो आपको नहीं लगता कि टूरिस्ट जो हैं वो फिर कम अमेरिका का रुख करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना खर्चा भी निकालना, लोग ज़ाहिर अपनी सेविंग्स में से निकाल के टूर कर रहे होते हैं, और साथ फिर आपने अगर खास तौर पर देखा जाए तो बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ जाती है आपको। उसके अलावा इतने पैसे भी आपने अगर जमानत के तौर पर देने हैं तो मतलब वहाँ पे जाके क्या आपने खर्च करना है, किस तरह से फिर आप जाएंगे? ये तो फिर बड़े महदूद लोग रह जाएंगे जो कि अवेल कर सकते हैं। किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन 15,000 जिसने जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन तो है अमेरिका इधर ही बना सकते हैं या जो जेन्युइन टूरिस्ट है जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं प्लान करके बैठे होते हैं कि हमने निकलना है, वो फैमिलीज जिनका मकसद सिर्फ विजिट करके वापस आना है, तो वो $15,000 उन्हें पता है कि ये वापस मिल जाने, वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हाँ, वो लोग जो इस नज़रिए से जाते हैं कि यार हम जाएं
हम किसी तरह भी इस वीज़े को किसी और वीज़ा पक्का कर पे लें, स्विच वीज़ा कर पक्का हो लें। जाए बस। स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ जॉब सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या वो देखना चाह रहे हैं जी वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं, उनमें कमी आएगी। उनमें कमी भी आएगी और उनके लिए ये मुश्किलात भी होंगी। बहुत शुक्रिया राना नाम साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद था आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा। कल के रोज़ दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।